Hello students. So in this video today we will discuss the concept of passive euthanasia as well as Article 21 in the case of Aruna Schonberg versus Union of India. तो अरुणा शॉनबर्ग का केस पैसिव यूथनेशिया की बात करता है। इंडिया में हम सबके पास आर्टिकल 21 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, विच टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 में मेंशन है, वहीं पर ये क्वेश्चन आता है कि क्या आर्टिकल 21 के अंडर हमारे पास राइट टू डाई भी है। सो इन दिस केस ऑफ अरुणा शॉनबर्ग, सुप्रीम कोर्ट ने आंसर किया राइट टू लाइफ के बारे में, राइट टू डाई के बारे में, एज वेल एज यूथनेशिया। तो यूथनेशिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। अगर कोई पर्सन बहुत समय से बीमार है, काफी समय से वेजिटेटिव स्टेट में है, एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी बीमारी जिससे वो कभी ठीक नहीं हो सकते और वो लाइफ के नॉर्मल रूटीन जो है, नॉर्मल चीजें हैं, उनको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई भी पर्सन जो काफी समय से परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, उस केस में हम यूथनेशिया इशू कर सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से और कैसे आया? So this was given in the case of अरुणा शॉनबर्ग। अरुणा शॉनबर्ग एक नर्स है जो KEM हॉस्पिटल में काम कर रही थी। तो एक महाराष्ट्र में हॉस्पिटल था जहाँ पे अरुणा शॉनबर्ग एज अ नर्स काम कर रही थी। तो उसी हॉस्पिटल में जो जैनिटर होता है, वो जैनिटर अरुणा शॉनबर्ग को सेक्सुअली असॉल्ट करता है और इस असॉल्ट के दौरान ही यूजेस अ डॉग चेन, वो डॉग चेन यूज करता है और अरुणा शॉनबर्ग को उससे नेक पे टाई कर देता है। तो जैसे ही वो डॉग चेन से उनके नेक पे ऐसे टाई किया जाता है, ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन उनके ब्रेन तक नहीं पहुंच पाया, उस टाइम पे वो एक परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल के लोग उनको डिस्कवर करते हैं। शी वॉज डिस्कवर्ड अनरिस्पॉन्सिव इन अ पूल ऑफ ब्लड। तो जैसे ही इस स्टेज में उनको देखा जाता है, उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर ये डिक्लेयर किया जाता है दैट शी वॉज इन अ स्टेज ऑफ कोमा, क्योंकि उनके ब्रेन पे इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं गया है, उनको स्टेम डैमेज हो गया, जिसकी वजह से वो एक परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है। लेटर ऑन, due to this non-supply of oxygen, she was paralyzed and in a vegetative state for the next 42 years। और अगले 42 सालों के लिए वो हॉस्पिटल बेड पर ही रहती है। नेक्स्ट, from the day of the assault till she died on 18th May 2015, अरुणा जो है वो एक मैश्ड फूड पे ही सरवाइव कर रही होती है। वो अपने हैंड से, लेग से कुछ भी नहीं कर सकती। वो डेली लाइफ के जो भी कोर्स होते हैं, शी कुड नॉट परफॉर्म ऑल ऑफ देम। सो why? Because in 1973 when she was working as a junior nurse in the King Edward Hospital, King Edward हॉस्पिटल का नाम है, मुंबई में ये हॉस्पिटल होता है। She was assaulted by the hospital's janitor and then she remained in that persistent state for the next 42 years of her life। तो इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई पर्सन इतने साल से पैरालाइज है, इतने साल से वो किसी ऐसी स्टेट में है, तो क्या हम उस पर्सन का लाइफ सपोर्ट हटा सकते हैं? क्या हम उस पर्सन को यूथनेशिया, जो कि इच्छा मृत्यु की बात करता है, क्या हम उसको वो इशू कर सकते हैं? So in this case, a writ petition was filed under the Supreme Court under Article 32। तो अगर writ petition फाइल की गई थी Article 32 of the Constitution, ये writ petition फाइल करी थी मिसेस पिंकी वीरानी ने। तो पिंकी वीरानी, who was considered as the next friend of Aruna, शी वॉज द पर्सन जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये रिट पेटिशन फाइल करी और सुप्रीम कोर्ट में लीगलाइज करने के लिए बोला द इशू ऑफ पैसिव यूथनेशिया। और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट राइट टू डाई is not a fundamental right under Article 21, but right to die with dignity is a fundamental right under Article 21। आपके पास अगर जीने का अधिकार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास राइट टू डाई भी है, लेकिन राइट टू डाई विद डिग्निटी का अधिकार हर पर्सन के पास होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में बोला कि हर पर्सन के पास
एक राइट टू डाई विद डिग्निटी एक राइट होगा। The right was recognized as a fundamental right for the first time in India. The judgment laid down the foundation of passive euthanasia in India. तो इसी जजमेंट में पहली बार इंडिया में हमने ले डाउन किया था पैसिव यूथनेशिया। जब भी हम बात करते हैं यूथनेशिया की, यूथनेशिया आपके पास दो तरीके का होता है। यूथनेशिया इज ऑफ टू टाइप्स। एक है आपके पास पैसिव यूथनेशिया और दूसरा हमारे पास होता है एक्टिव यूथनेशिया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्टिव यूथनेशिया होता है जब कोई पर्सन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में है और आप उस पर्सन को कोई सब्सटेंस दे के, कोई इंजेक्शन दे के, कोई भी ऐसा ड्रग देते हो जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाए। ये जनरली डॉग्स के केस में होता है। अगर इंडिया में कोई डॉग है जो बहुत टाइम से बीमार है तो कई बार ऐसे डॉक्टर्स भी बोलते हैं। तो एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है? जब भी कोई पर्सन किसी परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, अगर किसी के ठीक होने के कोई आसार नहीं है, वो बहुत समय से पैरालाइज्ड है, बहुत समय से वो कोमा में है, वो रेगुलर फंक्शंस लाइफ के नहीं कर सकते, तो अगर कोई पर्सन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, अगर हम उस पर्सन को किसी भी तरीके का कोई ड्रग देते हैं, कोई भी इंजेक्शन देते हैं या कोई भी ऐसा सब्सटेंस देते हैं जिससे उनकी डेथ हो जाए, इसको बोलते हैं एक्टिव यूथनेशिया। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है पैसिव यूथनेशिया का। पैसिव यूथनेशिया में होता है कि अगर कोई पर्सन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, कोई पर्सन जो बहुत बीमार है, बहुत समय से कोमा में है, ठीक नहीं हो सकता, तो फिर उस पर्सन का हम लाइफ सपोर्ट हटा देते हैं। अगर कोई पर्सन बहुत साल से, बहुत समय से कोमा में है और हमने उसको कोई लाइफ सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है, कोई पर्सन जो बहुत समय से बीमार है, जिसके ठीक होने के कोई आसार नहीं है, तो इस स्टेट को बोलते हैं परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। इस स्टेज में जो लाइफ सपोर्ट हम उसको दे रहे हैं, हम इस लाइफ सपोर्ट को हटा देते हैं। तो अगर कोई ऑक्सीजन सप्लाई उस पर्सन को दिया जा रहा है, कोई भी मशीन्स उस पर्सन के बॉडी से कनेक्टेड है, तो हम उस मशीन्स को, उस ऑक्सीजन सप्लाई को रिमूव कर देते हैं। और इस ऑक्सीजन का या लाइफ सपोर्ट का रिमूव कर देना, दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव यूथनेशिया। और यही कॉन्सेप्ट था जो लीगलाइज किया गया था इन द केस ऑफ अरुणा शॉनबर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 में आपके पास, अंडर आर्टिकल 21, the Supreme Court said that under Article 21, everyone has a right to die with dignity. तो हर किसी के पास डिग्निटी से, इज्जत से मरने का अधिकार है। यही कॉन्सेप्ट भी दिया गया था अरुणा शॉनबर्ग के केस में। और इसी केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए, किसी भी पेशेंट के राइट को रिकॉग्नाइज करते हुए, जो भी पर्सन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में होता है उसमें पैसिव यूथनेशिया को अप्लाई करना शुरू कर दिया। एक्टिव यूथनेशिया इज इलीगल इन इंडिया। अगर आप कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा सब्सटेंस दोगे जो डेथ कॉज कर देगा, तो वो एक्टिव यूथनेशिया होता है। इंडिया में एक्टिव यूथनेशिया लीगल नहीं है, बट पैसिव यूथनेशिया इंडिया में लीगलाइज्ड है। रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई थी रेबीज पेशेंट के केसेस में, कि अगर कोई पर्सन रेबीज से परेशान है, अगर किसी को रेबीज हो गया है, तो आपको पता है रेबीज इज अ इनक्योरेबल डिजीज। अगर किसी को ये डिजीज हो जाती है, इट इज फेटल। 100% है कि सामने वाले की डेथ होगी ही होगी, आप उसको हटा ही नहीं सकते। तो अगर रेबीज के पेशेंट के भी केसेस हैं, तो भी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप पैसिव यूथनेशिया उस पर्सन को ग्रांट कर सकते हो। So later on in this case, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस केस में जजमेंट दी। सुप्रीम कोर्ट डेल्ट विद द कंसेंट एंड पेशेंट्स राइट टू बॉडीली इंटेग्रिटी। तो हर पर्सन के पास एक बॉडीली इंटेग्रिटी का राइट होता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली रिकॉग्नाइज किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 डॉक्टर्स की कमेटी भी बिठाई थी चेक करने के लिए कि हम कैसे डिसाइड करेंगे
कि ये परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट होगी या नहीं होगी। तो इसमें पहले डॉक्टर्स कमेटी में बैठेंगे, अच्छे से कॉन्वर्सेशन करेंगे, इंक्वायरी होगी, पेशेंट को देखा जाएगा कि पेशेंट ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है, पेशेंट की स्टेज क्या है, और इन सारे ग्राउंड्स को रिकॉग्नाइज करते हुए एक मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की जाएगी, और उसी मेडिकल रिपोर्ट के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट पैसिव यूथनेशिया ग्रांट कर सकता है। ऑल राइट, so this was all about the concept of passive euthanasia that was legalized in India in the case of Aruna Schonborg versus Union of India. I hope the session was helpful. Thank you.